आ गए। सांपों की रानी का चेहरा बदल गया। अगर तुम यंत्र को नष्ट करना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। उसके होंठों पर ठंडी हंसी थी। रोहन ने हाथ घुमाया और आकाश में एक के बाद एक विशाल आकृतियां प्रकट हो गईं। वो थे लिटिल वाइट, मेटल आर्मर स्कॉर्पियन और एलिजाबेथ। ये विशाल आत्मिक साथी हवा में तैर रहे थे, उनकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी सीधे वान दत्त और उसके साथियों पर टिकी थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, सांपों की रानी और अन्य आकाश स्तरीय योद्धा, जिनमें मारूंग भी था, उन्होंने भी अपनी शक्तियां प्रकट कर दीं। इस महाशक्ति के सामने आते ही वान दत्त और उसके साथियों के चेहरे का रंग उतर गया। शुरुआत में उन्हें लगा था कि सामने केवल कुछ ही आकाश स्तरीय योद्धा होंगे और रोहन। कुल मिलाकर 5 से ज्यादा नहीं। इस शक्ति के सामने उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। स्थानीय योद्धाओं को वे कमतर मानते थे और रोहन, चाहे जितना प्रतिभाशाली हो, अभी तो सिर्फ ब्रह्मांडीय स्तर पर ही था। हालांकि उसने वान दत्त का वार रोका था, लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। उनकी ताकतों में फर्क साफ दिखता था, लेकिन जब ये आत्मिक साथी सामने आए तो उनके अंदर बेचैनी फैल गई। 2 आत्मिक साथी मध्य स्तर के सम्राट स्तर के थे, मगर उनकी आभा बताती थी कि उनसे निपटना आसान नहीं होगा। उनकी उपस्थिति में वान दत्त और उसकी टीम को ऐसा लगा मानो किसी ब्रह्मांडीय दैत्य के सामने खड़े हों। हालांकि वे परिपक्व ब्रह्मांडीय दैत्यों जैसे नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे जरूर लगते थे। बाकी 2 और भी खतरनाक थे। एक विशाल अजगर उच्च स्तरीय सम्राट स्तरीय तारा पशु था और एक विचित्र दिखने वाला जीव अंतिम चरण का सम्राट स्तरीय था। सिर्फ एक अंतिम स्तर का सम्राट स्तरीय तारा पशु ही इन सबको थकाने के लिए काफी था। बाकी की तो बात ही छोड़ो, इन सभी की संयुक्त शक्ति अत्यंत विनाशकारी थी। इस समय वान दत्त और उसके साथियों के चेहरे पत्थर की तरह जम गए। वे चाहकर भी गालियां नहीं दे पा रहे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। वान दत्त की टीम के सदस्य स्तब्ध खड़े थे, न समझ पा रहे थे कि आगे क्या करें। हालात बेहद उलझे हुए थे। फैंग मो, जो एक और खड़ा था, ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने महसूस किया कि उसने रोहन को बहुत कम आंका था। उसके आत्मिक साथी भी इतने भयानक थे। यह इंसान तो सचमुच अद्भुत था। भविष्य में इससे दूर ही रहना ठीक रहेगा। आओ, यंत्र को तोड़ने आए थे ना, तो अब क्यों रुके हो? रोहन, लिटिल वाइट के सिर पर खड़ा, ऊपर से उनकी ओर देखते हुए बोला। वान दत्त और उसके साथी, अब हम यंत्र तोड़ें भी तो कैसे? सिर्फ ये आत्मिक साथी ही आधे दिन तक हमें व्यस्त रखने के लिए काफ़ी हैं। और ये भी तय नहीं कि हम जीत पाएंगे। ऊपर से वे जहर की लहरों के बीच थे। अगर अब और लड़ाई हुई तो उनकी बची खुची शक्ति भी समाप्त हो जाती। फिर जहर से कैसे निपटते? वान दत्त और उसकी टीम के सदस्य एक दूसरे को देखते रहे, चेहरे पर चिंता, आंखों में असमंजस। नेता, अब क्या करें? एक आकाश स्तरीय योद्धा फुसफुसाया। वान दत्त का मन गालियां देने को कर रहा था। क्या करें? उसे भी नहीं पता था। लेकिन जब उसने देखा कि सभी की निगाहें उसी पर हैं, तो उसे भी एहसास हुआ कि अब और समय नहीं है। उसे तुरंत निर्णय लेना होगा। उसने दांत भींचकर कहा, लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि तारा अकादमी के योद्धा कुछ देसी और उनके आत्मिक साथियों से हार जाएंगे। ठीक है, लड़ते हैं। रोहन को दिखाओ कि सीनियर छात्रों की ताकत क्या होती है। वे सब अब तक की कुंठा को छोड़ पूरी आक्रोश और लड़ाई की ललक से भर गए। उनकी आंखों में खून उतर आया और वे रोहन की ओर घूरने लगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे साहस की मैं कदर करता हूँ। रोहन मुस्कुराया। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया और एक गरजती आवाज आसमान में गूंजी। युद्ध करो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लिटिल वाइट, मेटल आर्मर स्कॉर्पियन, एलिजाबेथ और काले बालों वाला अजगर वान दत्त की टीम पर टूट पड़े। सांपों की रानी और बाकी आकाश स्तरीय योद्धा भी पीछे नहीं हटे। वे भी जंग में कूद पड़े। शायद वे शक्तिशाली विदेशी योद्धाओं के बराबर नहीं थे, लेकिन अगर एक नहीं जीत पा रहा था तो 2 मिलकर उन्हें रोक जरूर सकते थे। और रोहन की मौजूदगी तो उनके पास थी ही। बस समय चाहिए था, फिर ये विदेशी एक एक कर गिरते चले जाते। पहले जहां उनके मन में विदेशी योद्धाओं के लिए डर होता था, अब वह डर नदारद था। रोहन की टीम की भावना उफान पर थी। जैसे ही दोनों टीमें भिड़ी, आकाश गूंज उठा। वान दत्त की आंखों में हिंसा भर आई। उसका लक्ष्य साफ था, रोहन। उसे लगा कि अगर रोहन को हटा दे तो उसके आत्मिक साथी भी निष्क्रिय हो जाएंगे। रोहन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वान दत्त गरजा और उसकी मुट्ठी से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सप्त पर्वत विध्वंस घूसा। एक पल में 2 पर्वतों की परछाइयां प्रकट हुईं। 10वें स्तर की पर्वत काटने वाली परम शक्ति उसमें समाहित थी, जो रोहन की ओर बढ़ रही थी। वही तकनीक एक बार फिर। वान दत्त को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था, और इस बार वह पूरी शक्ति से वार कर रहा था। 2 पर्वतों की परछाइयां देखकर रोहन की आंखों में चमक उभरी। उसने मन ही मन कहा, तो मेरा अंदाजा सही था। वान दत्त सिर्फ एक पर्वत पर नहीं रुका है। आओ देखते हैं कि तुम्हारी पर्वत काटने वाली परम शक्ति भारी है या मेरी तारा काटने वाली परम शक्ति। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई।
और उसी क्षण उसने अपनी शून्य विशेषता शक्ति का उपयोग कर तारा काटने वाली परम शक्ति के रूपांतरण को तेज कर दिया। तारा काटने वाली परम शक्ति तुरंत जाग उठी। रोहन की द्वितीय स्तर की तारा काटने वाली शक्ति अचानक तेजी से बढ़ी और सीधे 10वें स्तर तक पहुंच गई। कुछ ही क्षणों में यह रूपांतरण पूरा हो गया और शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो गई। दूसरे स्तर से 10वें स्तर तक पहुंचाने में उसने 46,000 ब्लैंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स खर्च किए थे, लेकिन क्योंकि उसने ये शक्ति पर्वत काटने वाली 10वीं स्तर की परम शक्ति से रूपांतरित की थी, उसे केवल 12,000 पॉइंट्स में ही यह प्राप्त हो गई, और वो भी पूर्ण विकसित 10वां स्तर। तारा काटने वाली परम शक्ति 10,000 बटा 10,000 10वां स्तर। रोहन की आंखों में चमक उभरी, होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और ठीक उसी मुद्रा में खड़ा हुआ जिसमें वानदत्त खड़ा था। सप्त पर्वत विध्वंस घूसा। धड़ाम। एक ही पंच में 2 पर्वतों की परछाइयां उभरी जिनमें पूरी की पूरी तारा काटने वाली परम शक्ति समाहित थी। क्या? वानदत्त स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। रोहन को सप्त पर्वत विध्वंस घूसा कैसे आता है? लेकिन सोचने का समय नहीं मिला। धड़ाम। दोनों तरफ से निकले महाविनाशकारी घूंसे टकराए। एक डरावनी गगनभेदी गर्जना हुई जैसे 2 पर्वत आपस में टकरा गए हों। दोनों पर्वतों की परछाइयां भी आपस में भिड़ी। दृश्य अत्यंत भयावह था। वानदत्त का चेहरा बिगड़ गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसकी सबसे घातक तकनीक से ही उस पर वार करेगा, और वह भी 2 पर्वतों के साथ। ये तो सीधी चुनौती थी। मगर तुरंत ही उसके चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान आई। उसने देखा कि रोहन की पर्वत परछाइयां बुरी तरह कांप रही थीं। उनमें दरारें पड़ने लगी थीं। हाँ, तुमने अभी तक इस तकनीक का सार नहीं समझा, बस नकल कर रहे हो, वानदत्त हंसते हुए बोला। सच में? रोहन की मुस्कान और भी रहस्यमयी हो गई। वानदत्त की भौहें सिकुड़ गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुस्कुराहट इतनी चुप क्यों रही थी। अगले ही पल, धड़ाम, रोहन द्वारा बनाई गई पर्वत परछाइयां अचानक फटी और एक जबरदस्त पीली प्रकाश रेखा निकली। आकाश में एक विशाल तारा प्रकट हुआ, इतना भयानक कि वानदत्त की पर्वत परछाइयां उसके सामने तिनके जैसी लगने लगीं। धड़ाम, वो विशाल तारा तुरंत नीचे आया। एक तारा बनाम एक पर्वत, कोई तुलना ही नहीं थी। वानदत्त की पर्वत छवि एक पल को कांपी और अगले ही क्षण चकनाचूर हो गई। तारा की शक्ति सीधा उस पर आ गिरी। छपाक। वानदत्त का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो एक लंबी दूरी तक उड़ गया और ज़मीन से टकराया। खून उगलते हुए गिरा। वो घायल हो गया था। पहली भिड़ंत में बस पिछड़ गया था, लेकिन अब उसे चोट लगी थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। लगता है तुम्हारी सप्त पर्वत विध्वंस घूंसे की धार अब पहले जैसी नहीं रही। रोहन हवा में खड़ा था, बाल बिना हवा के भी लहरा रहे थे। उसकी नज़रें सीधी वानदत्त पर टिकी थीं। तू? वानदत्त की आंखें आग उगलने लगीं। ये ताना उसकी आत्मा को झकझोर गया। सबसे बुरा ये था कि उसकी प्रिय तकनीक उसी की जैसी तकनीक से मात खा गई थी। सप्त पर्वत विध्वंस घूंसा उसकी सबसे गर्वित कला थी, और अब वह किसी और से हार गई। नहीं, तुम्हारी तकनीक में कुछ गड़बड़ है। वानदत्त को तारे की छवि याद आई और उसने संदेह भरी निगाहों से रोहन को देखा। ओह, तो अब तुम ये कह रहे हो कि तुम समझ नहीं पा रहे, इसलिए मेरी तकनीक ही गलत है। मुझे तो लगता है तुम्हारी तकनीक में ही खोट है। रोहन हंसा। ये तकनीक पर्वत काटने वाली परम शक्ति को केंद्र में रखती है। तुमने जो उपयोग किया वो पर्वत काटने की शक्ति थी ही नहीं। तुम सिर्फ नकल कर रहे थे। वानदत्त की आंखों में थोड़ी उम्मीद लौटी। मतलब ये कि मुकाबला असली समान तकनीक से नहीं हुआ था। फिर से भिड़ते हैं। उसकी आंखों में ठंडापन लौट आया। इस तकनीक में कुल 7 पर्वतों की छवियां होती हैं। मैं अब 4 पर्वतों की छवियां दिखाने जा रहा हूं। देखता हूं तुम कितनी नकल कर पाते हो। नकल? रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। ये लड़का बहुत भोला है। उसे नहीं पता कि इस दुनिया में नकल के अलावा एक और चीज़ होती है, धोखा। मैं एट्रीब्यूट जोड़ूंगा जब तक तुम टूट न जाओ। अगर वानदत्त 4 पर्वत दिखाना चाहता है तो फिर रोहन को थोड़ा एट्रीब्यूट बटोरना होगा। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाए। वानदत्त ने जब पहले 2 पर्वतों की छवियां दिखाई थीं तब कुछ एट्रीब्यूट बबल गिरे थे। अब उन्हें बटोरने का सही समय था। सप्त पर्वत विध्वंस घूंसा 3200, पर्वत काटने वाली परम शक्ति 2100। 3200 पॉइंट्स मिल गए, पर यह अभी भी अच्छी समझ वेल वर्स्ट के स्तर से आगे नहीं गया था। अगर वानदत्त 4 पर्वत दिखाने वाला है तो उसे भी विशेषज्ञता स्तर स्पेशलाइज्ड स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि अब बस 1300 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। लेकिन रोहन ने तय कर लिया, उसे सीधे विशेषज्ञता के मध्य स्तर तक पहुंचना है। रोहन ने अपने ब्लैंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और सप्त पर्वत विध्वंस घूंसा विशेषज्ञता स्तर तक पहुंच गया। सप्त पर्वत विध्वंस घूंसा ब्रह्मांडीय स्तर 4000 बटा 8000 विशेषज्ञता। तभी आकाश में एक तेज गर्जना हुई। वानदत्त ने एक और जोरदार घूंसा मारा और 4 विशाल पर्वतों की परछाइयां उसके पीछे प्रकट हुईं।
उनकी ऊंचाई और आभा देखकर लगता था जैसे वो खुद ब्रह्मांड का राजा हो। जैसे ही ये पर्वत प्रकट हुए, चारों ओर की जगह कांपने लगी। बादल फटने लगे, दरारें हवा में मकड़ी के जाल जैसी फैल गईं। रोहन की निगाहें गंभीर हो गईं। अब वह भी लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने भी पंच मारा, पूरी तारा काटने वाली परम शक्ति के साथ। उसके पीछे भी 4 पर्वतों की छवियां बननी शुरू हुईं, धीरे धीरे आकार लेते हुए, मगर बेहद शक्तिशाली। चारों पहाड़ों की छाया बस एक दिखावा थी, असली ताकत तो उनमें छिपी थी। ये सिर्फ पर्वत प्रहार की अंतिम कला नहीं थी, इसमें रोहन की डोमेन शक्ति भी छिपी थी। विवेक ने चालाकी दिखाने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि उसने अपनी शक्ति को इस तरह छिपाया है कि रोहन कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि रोहन की प्रतिभा कितनी गहराई तक जाती है। उसके डोमेन की हल्की सी आभा भी रोहन की नज़र से नहीं बची। रोहन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अब दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। रोहन ने अपनी छठे स्तर की पृथ्वी डोमेन को 4 पर्वतीय छायाओं में समाहित कर दिया। यह एक मजबूरी का कदम था, क्योंकि अभी उसने उस मुख्य शक्ति को प्राप्त नहीं किया था, तो उसे अस्थायी रूप से अपनी डोमेन शक्ति से काम चलाना पड़ा। धड़ाम, जैसे ही डोमेन शक्ति पर्वत की छायाओं में समाये, इल्यूजन में एक भारीपन आ गया। असली हमला उन पहाड़ी छायाओं के पीछे छिपा था, एक विशाल तारा। एक पर्वत की तुलना में किसी तारे का भार कहीं अधिक होता है। विवेक ने भी अब अपना पूरा हमला इकट्ठा कर लिया था और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। 7 पर्वतों को ढहाने वाली मुट्ठी, 4 पर्वत छायाएं। वो गर्जा, उसकी आंखों में संकल्प की ठंडक थी। धड़ाम, चारों विशाल पर्वतीय छायाएं तेजी से रोहन की ओर गिरीं। रोहन की नज़र नुकीली हो गई। उसने बिना किसी देरी के अपनी मुट्ठी आकाश की ओर उठाए और वार किया। धड़ाम, दोनों पक्षों के हमले टकराए और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। रोहन की पर्वतीय छवियां फटकर 4 विशाल तारों में बदल गईं। उनकी शक्ति ऐसे लहराई जैसे समुद्र की ऊंची लहरें हों। हूंफ, विवेक ने ठंडी सांस छोड़ी। एक ही तकनीक मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगी। पर्वत प्रहार डोमेन सक्रिय। जैसे ही उसने कहा, चारों पर्वतीय छायाएं अचानक फैलने लगीं और एक चारों ओर से घेरने वाली संरचना में तब्दील हो गईं। वो किसी रहस्यमयी शक्ति से ओतप्रोत थीं। चारों पर्वतों के बीच की जगह एक विशेष डोमेन बन गई। उस डोमेन में एक गूढ़ और रहस्यमयी शक्ति लहराए। चारों तारे उस विशेष क्षेत्र में फंस गए। सिर्फ 4 मामूली तारे, क्या ये मेरी पकड़ से बच पाएंगे? विवेक ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा और हथेली फैलाई। जैसे उसकी हथेली खुद एक दुनिया बन गई हो। चारों तारे उसके भीतर बंद हो गए। फिर उसने अचानक मुट्ठी कस दी। डोमेन के भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। चारों तारे बुरी तरह कांप उठे। उनकी सतह पर दरारें आने लगीं। उनके भीतर से तेज रोशनी फूट पड़ी। अब तेरा अंत है, रोहन, विवेक ने दांत पीसते हुए कहा। खुशियां मनाने में थोड़ी जल्दी कर दी तुमने, रोहन ने होठों के किनारे एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले ही पल, उसकी बात को सच साबित करते हुए उन चारों तारों के भीतर से एक प्रचंड डोमेन शक्ति बाहर फूटी। जैसे ही वह शक्ति बाहर आए, उसने आसपास की हर चीज को किनारे कर दिया। धड़ाम, 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 तेज गर्जना हुई और चारों पर्वतीय छायाएं कांपने लगीं। डोमेन की दीवारें हिलने लगीं। वह विशेष क्षेत्र डगमगाने लगा। छठे स्तर का डोमेन। विवेक की आंखों में हलचल थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ध्यान रहे, विवेक खुद बमुश्किल अपनी डोमेन को छठे स्तर तक पहुंचा पाया था। लेकिन रोहन, जो अब भी कॉस्मोस स्तर पर था, वही मुकाम हासिल कर चुका था। यह अविश्वसनीय था। पर मेरा पर्वत प्रहार डोमेन अन्य डोमेनों में शीर्ष पर आता है। इसे सिर्फ बल से तोड़ा नहीं जा सकता, विवेक ने आत्मविश्वास से कहा। उसे अपने डोमेन पर पूरा भरोसा था। पहले भी इस डोमेन से उसने अपने जैसे कई योद्धाओं को परास्त किया था। इसलिए उसका घमंड निराधार नहीं था। लगता है तारामंडल अकादमियों की चमक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। रोहन ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, टूट जा। धड़ाम, चारों तारे एकाएक चकाचौंध से भर उठे। उनकी सतह पर रहस्यमयी आकृतियां उभरीं और डोमेन शक्ति से कहीं अधिक प्रबल एक ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। ये थी मूल शक्ति। यही थी रोहन की आखिरी चाल। उसका उसूल था, हर स्थिति के लिए सुरक्षा बनाए रखो। और वह इस बार भी कारगर साबित हुई। रोहन कभी भी एक स्वर्गीय स्तर के योद्धा को हल्के में नहीं लेता, खासकर युद्ध के मैदान में। चारों पर्वतीय छवियां आखिरकार इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाईं और तेज विस्फोट के साथ टूटकर रोशनी के कणों में बिखर गईं। विवेक के चेहरे पर हैरानी छा गई, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसका डोमेन टूट चुका था और पलटवार की ताकत ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूटा। और तभी चारों तारे उस पर गिरे और जोरदार धमाके के साथ फट गए। धड़ाम, एक भयानक मूल शक्ति चारों ओर फैल गई और विस्फोट से एक विशाल, मिट्टी सी पीली रोशनी की किरण आकाश की ओर उठ गई। जहरीले कुहासे से भरा अंधेरा धक्का खाकर पीछे हट गया और अनगिनत विषैले जीव उस रोशनी की चपेट में आकर नष्ट हो गए।
वे चीख तक न निकाल सके। दूर दूर से लोगों की नज़रें उस जगह की ओर गईं। उनके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके नेता को जोरदार झटका लगा है। वहीं रोहन ने बाजी पलट दी थी। वे घबराए निगाहों से उस मिट्टी पीली किरण को घूरते रहे, डरते हुए कि अगले ही पल शायद उनका नेता ढेर हो जाए। सांपों की रानी और अन्य लोग भी देख रहे थे। वे दंग रह गए। उन्हें पता था कि रोहन ताकतवर है, लेकिन इस हमले का असर देख उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। वह उज्ज्वल स्तंभ गूंजता रहा और आसपास का माहौल जैसे पूरी तरह शांत हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह मिट्टी सी पीली प्रकाश स्तंभ भी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब रोशनी पूरी तरह छट गई तो उसके भीतर की स्थिति सबके सामने थी। विवेक जमीन पर खड़ा था, पूरा शरीर घायल, बार बार खून थूक रहा था। उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? विवेक की टीम के सारे सदस्य स्तब्ध थे। उन्हें इस हार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका नेता हार गया था, और वह भी बुरी तरह। एक कॉस्मोस स्तर का योद्धा उनके नेता को हरा गया। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। भीड़ में खड़ा फैजल भी भीतर तक हिल चुका था। उसे लगा था कि सीनियर छात्रों की टीम में शामिल होकर मिशन पर जाना उसे बाकियों से आगे ले जाएगा। यही सोचकर वो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगा था। लेकिन अब साफ हो गया कि कोई और उससे कहीं आगे निकल चुका है, और उसे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं थी। वो अकेले ही काफ़ी था। जब तारामंडल अकादमियों से जहाज रवाना हुआ था, तब तो उन्हें ये चिंता थी कि कहीं रोहन उनकी टीम में शामिल होकर उन्हें धीमा न कर दे। विवेक तो जल्दी जल्दी रवाना होना चाहता था, फैजल को भी खींच लिया था, कहीं रोहन पीछे से लटक न जाए। अब सोचकर हंसी आती है। क्या रोहन को उनकी टीम की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। सीनियर विवेक भी उसके सामने टिक नहीं पाया। अगर रोहन उनकी टीम में होता तो शायद वही लोग उसकी प्रगति में बाधा बनते। अब जो सामने था वो यही दिखा रहा था। विवेक ने रोहन की असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्नो चाइल्ड टीम के सीनियर छात्रों ने पहले ही रोहन की प्रतिभा पहचान ली थी और उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। असली दूरदर्शिता उन्हीं में थी। हाय! फैजल के होंठों से हल्की सांस निकली। उसने और रोहन के बीच की विशाल दूरी को अपनी आंखों से देख लिया था। जहां विवेक खड़ा था, अब वहां एक गहरा गड्ढा बन चुका था। वो रोहन की ओर घूर रहा था, उसकी आंखों में घोर तिरस्कार भरा हुआ था। स्विश! एक आकृति तेजी से चमकी और रोहन एक झटके में विवेक के सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से विवेक को जमीन पर दबा दिया। विवेक फिर से खून थूकने लगा। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं है, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा और अपना पांव उसके पीठ पर रख दिया। रोहन! विवेक के दांत किटकिटा उठे। उसने ऐसा अपमान कभी नहीं झेला था। उसका नाम जैसे घुटनों से निकलकर गुस्से में फूट पड़ा। समर्पण करो या मरो! रोहन ने एक लंबी तलवार निकाली और हल्के से उसकी गर्दन पर रख दी। आवाज में कोई भावना नहीं थी। विवेक ने गर्दन पर महसूस हुई ठंडक से सिहरन सी महसूस की। उसका पूरा शरीर जैसे बेजान हो गया। अभी जो क्रोध उफान पर था वह गुब्बारे की हवा की तरह निकल गया। रोहन, हम स्वर्ग कलगी सभागार से हैं। क्या तुमने उसके परिणामों पर विचार किया है? विवेक ने कड़वा घूंट निगला और अंतिम कोशिश की। स्वर्ग कलगी? कभी सुना ही नहीं। मैं हूं तारामंडल संघ का अध्यक्ष। तुम्हें मेरे विरुद्ध खड़े होने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे पास है 1 लाख प्रतिभाशाली योद्धा। मेरे एक आदेश पर तुम्हारे स्वर्ग कलगी को मिट्टी में मिला दूंगा। मानते हो? विवेक का मुंह खुला रह गया। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। 1 लाख प्रतिभाशाली योद्धा? क्या ये वही संघ है जो अभी अभी बना था? 10,000 योद्धा भी मुश्किल लगते हैं, और वो भी नए छात्र। क्या वो मजाक कर रहा था? रोहन, मेरा स्वर्ग कलग! धड़ाक! रोहन ने उसका चेहरा जमीन पर रगड़ते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, समर्पण या मृत्यु? विवेक ने पूरी ताकत से जमीन पर हाथ रखे उठने की कोशिश की, लेकिन रोहन के पांव के नीचे उसकी एक न चली। वो सिर तक नहीं उठा सका। विवेक की टीम के सदस्य घबराकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर कंपकंपी थी। उनका नेता आज बिल्कुल दयनीय लग रहा था। ये रोहन कोई इंसान नहीं, एक दानव था। वो एक स्वर्गीय योद्धा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कोई सड़क का गुंडा हो। क्या उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं? मर्यादा का उल्लंघन मत करो! एक ठंडी आवाज में एक और स्वर्गीय योद्धा गरजा। क्या मुझसे बात कर रहे हो? रोहन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह एक कुत्ते जैसी प्रजाति का योद्धा था। रोहन की नज़र उस पर पड़ी तो वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तुरंत उसे एहसास हुआ और थोड़ा झेप गया। वो एक कॉस्मोस स्तर के योद्धा से डर गया था। तुम अगर एक शब्द और बोले तो मैं तुम्हारे नेता को मार डालूंगा और उसकी मौत का दोष तुम्हारे सिर होगा, रोहन ने तलवार घुमाते हुए कहा। कुत्ता योद्धा? अरे भाई, अब तो हद हो गई। रोहन, हमारा स्वर्ग कलगी सभागार तुम्हारे संग के बराबर नहीं है, एक सुनहरे बालों वाला स्वर्गीय योद्धा गुस्से में चिल्लाया। छपाक!
रोहन ने बिना किसी को चेतावनी दिए तलवार सीधे विवेक के शरीर में घुसा दी। खून की धार निकल गई। साथ ही उसने अपना पांव हटा लिया। विवेक का सिर झटके से ऊपर उठा और वो दर्द से चिल्ला उठा। सुनहरे बालों वाला योद्धा। बाकी सभी लोगों ने उस सुनहरे बालों वाले स्वर्गीय योद्धा की ओर घूरा, जैसे पूछ रहे हों, क्या अब तू नेता बनना चाहता है? सुनहरे बालों वाला। रोहन ने तलवार हवा में घुमाई और फिर से विवेक के चारों ओर चलाई। क्या तू मुझे मारना चाहता है? विवेक कांपते हुए चिल्लाया। अब उसे बिल्कुल भी शक नहीं था कि रोहन सच में उसे खत्म कर देगा। सुनहरा योद्धा, कुत्ता योद्धा अंडरस्को वान दत्त की पूरी टीम जड़ होकर खड़ी रह गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रोहन इतना बेरहम निकलेगा, बिना किसी झिझक के हमला कर देगा। सुनहरे बालों वाला वह स्वर्गीय स्तर का योद्धा एकदम स्तब्ध खड़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती कुछ कड़वा खिला दिया हो। उसे लगा था कि रोहन बस डराने की कोशिश कर रहा है, पर असली हमला नहीं करेगा। पर अब उसकी अपनी टीम के सदस्य उसे घूर रहे थे, अजीब और निंदा भरी नजरों से। कोब को पहली बार ऐसा लगा कि अब वह इस टीम का हिस्सा नहीं रहा। ये तो बहुत खतरनाक था। कुत्ते जाति का योद्धा मन ही मन चैन की सांस ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने समझदारी दिखाई जो उस पागल से उलझा नहीं, वरना आज मिट्टी तो उसी की पिटती। रोहन ने सबको घूरते हुए पूछा, और किसी को कुछ कहना है? वान दत्त की टीम चुप। कहते भी क्या, एक बात एक वार। उनका नेता ही खत्म हो गया। रोहन, मुझे जाने देने के लिए तुम क्या चाहते हो? वान दत्त ने दांत भींचते हुए पूछा। इतनी सी बात समझ नहीं आती, अधीनता या मृत्यु? रोहन का स्वर बिल्कुल शांत था। वान दत्त कुछ क्षण रुका, फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, मैं अधीन होता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ तुम इसका परिणाम सहन कर पाओगे। रोहन ने अपनी तलवार उठाई। वान दत्त चुपचाप अपना मुंह बंद कर गया। बाकी सदस्यों ने जब वान दत्त को झुकते देखा तो उनके चेहरे और भी काले पड़ गए। और तुम सब? रोहन ने बाकियों की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी मंशा थी कि किसी को यूं ही न छोड़ा जाए। अधीनता या मृत्यु? रोहन, ये तो हद हो गई। कोब का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर बगावत की चिंगारी थी, वो इतनी आसानी से नहीं झुकने वाला था। तो फिर मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, रोहन ने शांति से आदेश दिया। छोटू, पकड़ो इसे। रुको रुको, एक घबराई हुई जल्दीबाज आवाज गूंजी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। ये आवाज थी उस कुत्ते जाति के योद्धा की। मैं अधीन होता हूँ। उसने झिझकते हुए अपनी तलवार म्यान में रखी और हाथ ऊपर कर दिए। रोहन ने उसे अजीब नजरों से देखा और सिर हिलाया। जो समय की नब्ज समझता है वही समझदार होता है। लगता है इस सीनियर को इसका अच्छा ज्ञान है। आओ आगे। वो योद्धा सिर हिलाता हुआ उड़कर रोहन की ओर बढ़ा, हाथ ऊपर ही रखा ताकि किसी को शक न हो। बाकियों के चेहरे देखने लायक थे। गिदेश, ये क्या कर रहे हो? कोब चीख पड़ा, चेहरा लाल हो गया। अभी उसने विरोध चुना ही था और ये बंदा झुक गया। ये तो सीधी चुनौती थी। और ऊपर से अगर यही बंदा न होता तो आज बदनामी उसी की न होती। पिछली 2 घटनाओं को देखते हुए कोब को अब गिदेश से तीव्र नफरत हो गई थी, चाहे वो उसकी टीम का हिस्सा रहा हो। अब जब वान दत्त पकड़ा गया था तो कोई बीच बचाव करने वाला भी नहीं था और अंदर की दरारें खुलने लगी थीं। कोब, लड़ना तुम्हारी मर्जी है, पर मैं नहीं चाहता। हमारा नेता हार गया है। हमारे पास कोई मौका नहीं है। तो क्या तुम सबको मरवाना चाहते हो? गिदेश की आवाज डरपोक सी थी, पर जवाब साफ और सीधा था। तू? कोब का चेहरा तमतमा गया। उसके शब्दों ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया। उसने इधर उधर देखा, बाकी सब भी हिचक रहे थे। रोहन ने गिदेश को हैरानी से देखा। ये बंदा तो काम का लग रहा है। तुम अभी भी आकाशीय अकादमी के छात्र हो, फिर भी ऐसे झुक रहे हो। कोई गर्व नहीं है? कोब ने हंसते हुए कहा। गर्व? वो क्या होता है? खा सकते हैं क्या? गिदेश ने ताना मारा। कोब, खा सकते हैं? ये हरामी तो असली पेटू निकला। बेकार और डरपोक। कोब मन ही मन जल रहा था। उसकी नजरें गिदेश पर ऐसी थीं जैसे अभी चीर फाड़ कर रख देगा। पर गिदेश ने परवाह नहीं की। वो सीधा रोहन के पास आ गया और चापलूसों जैसी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा हो गया। अच्छा किया। रोहन एकदम पास आया और उसका कंधा थपथपाया। कोई और है जो अधीन होना चाहता है? उसने बाकियों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अब खतरा बहुत कम हो गया था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। बाकी सदस्य अब स्थिति समझ चुके थे। गिदेश के झुकने के बाद वे और कमजोर हो गए थे। धोखा मत खाओ, अब भी मौका है। कोब चिल्लाया। मैं अधीन होता हूँ। मैं भी। अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबने अधीनता चुन ली। कोब वहीं खड़ा रह गया, अधूरी बात के साथ। छोटू उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा और मजाक उड़ाता रहा। बहुत शर्मनाक पल था। अब वान दत्त की टीम में केवल कोब ही था जो रोहन के सामने नहीं झुका था। वो अकेला खड़ा रह गया, सबकी नज़रों में एक मजाक बनकर। हरामी, उसने बड़बड़ाते हुए गाली दी। आखिर सब एक ही टीम के थे, थोड़ा तो साथ निभा लेते।
वो चारों तरफ देखने लगा, विशाल और भयंकर तारा प्राणी उसे घूर रहे थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोब के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तुझमें तो हिम्मत है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुझे एक मौका देता हूँ, एक पर एक लड़ाई का। एक पर एक। कोब की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन था कि अगर लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच हो तो वह रोहन को हरा सकता है। रोहन पहले ही वानदत्त से लड़ चुका था, शायद थोड़ा कमजोर हो गया हो। और वैसे भी रोहन तो सिर्फ ब्रह्मांड स्तर का योद्धा था। कोब को पूरा भरोसा था कि वो जीत सकता है। ठीक है, एक पर एक, कोब ने जोर से चिल्लाया, मानो डर हो कि रोहन अपना मन न बदल दे। कोई दिक्कत नहीं, रोहन ने हंसते हुए कहा, तेरे साथ सबका एक पर एक होगा। ओ। कोब पत्थर बन गया। ये कैसा एक पर एक था? एक अकेला बनाम पूरी टोली। बिल्कुल नीच हरकत। सब मिलकर इस पर टूट पड़ो। रोहन ने इशारा किया। छोटू, धातु कवच बिच्छू और एलिजाबेथ ने अपनी शक्तियां छोड़ दी। आसमान में जहर तत्व की ऊर्जा फैल गई। आसपास के जहरीले तारा प्राणी डर के मारे भाग गए। रुको, कोब चिल्लाया, तू कहेगा तो रुक जाएंगे। तू है कौन? रोहन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसकी अच्छी पिटाई करो। छोटू और बाकी ने रफ्तार तेज कर दी और कोब पर टूट पड़े। मैं हार मानता हूँ, अधीन होता हूँ। नहीं, प्लीज। कोब के चेहरे पर दहशत थी। चीख निकल पड़ी, फिर सब कुछ शांत हो गया। गिदेश और बाकी सदस्य पसीने पसीने हो गए। चेहरों की नसें फड़कने लगीं। उनके मन में बस एक ही भावना थी, शुक्र है हमने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली, वरना आज उनका हाल भी कोब जैसा ही होता। कोब की चीखें सुनकर बाकी सदस्य गिदेश की ओर आभार भरी नजरों से देखने लगे। भाई, शुक्रिया। गिदेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वानदत्त चुपचाप खड़ा था, सिर झुका हुआ, चेहरा निराश। उसने साफ महसूस किया कि उसकी टीम अब खत्म हो चुकी थी। जब एक टीम के बीच भरोसा टूट जाए तो उसका एकजुट रहना नामुमकिन हो जाता है। ये रोहन सच में खतरनाक था। एक ही चाल से उसने उनकी पूरी टीम तोड़ दी, फूट, भ्रम और असहायता भर दी। वानदत्त को अब लग रहा था कि रोहन की ताकत से ज्यादा उसका चालाक दिमाग डरावना था। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने इसे छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो पछता रहा था। अगर रोहन उसके दिल की बात सुन लेता तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। चालाकी, उसे खुद ही नहीं पता था कि ये सब उसके हाथों कैसे हो गया। दूर खड़ा फैंगमो अपनी हार को चुपचाप स्वीकार कर चुका था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कहावत है, जब टकरा नहीं सकते तो स्वीकार कर लो। जब स्वर्गीय स्तर के सीनियर्स हार चुके हों तो हार मानना कोई शर्म की बात नहीं थी। ऐसे राक्षसी इंसान से हार जाना उसे बिल्कुल सही लगा। अगर भविष्य में रोहन से फिर सामना हुआ तो दूरी बनाए रखेगा। उसे नाराज करने की औकात नहीं, लेकिन छिप तो सकता है। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। छोटू और बाकी साथियों ने एक और स्वर्गीय स्तर के योद्धा को चारों ओर से घेर लिया। उसका विरोध व्यर्थ था। आखिरकार वह भी जमीन पर गिरा दिया गया। रोहन एक कदम आगे बढ़ा, बाकी पीछे पीछे। छोटू और बाकी हटे और गड्ढे में पड़े उस इंसान की झलक मिली। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, शायद ही कोई अंग साबुत बचा हो। वानदत्त से भी बुरी हालत थी। वानदत्त ने अपने जख्मी शरीर को सहारा देते हुए ये देखा और होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तूने मुझे तलवार से घायल किया था ना, अब खुद भुगत ले। रानी और बाकी लोगों ने रोहन के आत्मिक पालतुओं की ओर देखा। स्वामी बेरहम था, पर उसके पालतू भी कुछ कम नहीं थे। शायद मार थोड़ी ज्यादा कर दी, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगली बार थोड़ा संयम रखो। हम सभ्य लोग हैं, इस तरह की हिंसा गलत छवि बना सकती है। आप सही कह रहे हैं मालिक, हम सभ्य हैं, धातु कवच बिच्छू बोला। कांव, छोटू ने जोश से सिर हिलाया। एलिजाबेथ एक प्यारी दीदी जैसी मुस्कान में खड़ी थी। काले याल वाला अजगर सबके सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे सब समझ रहा हो। सब सभ्य लोग, अगर तुम लोग सभ्य हो तो इस दुनिया में कोई सभ्य नहीं। रानी ने रोहन को अजीब नजरों से देखा, क्या वाकई इस पागल के साथ चलना ठीक है? इसका भरोसा करना मुश्किल था। उसके आत्मिक पालतू भी अजीब तरह से बिगड़ चुके थे। अब जब सब निपट गया है तो शहर की ओर चलें। रोहन ने रानी की ओर देखा। यह अब भी उन्हीं का इलाका था, इसलिए उसने उसकी राय लेना ठीक समझा। रानी ने मुश्किल से आंखें न घुमाते हुए सिर हिलाया। मना करने की कोई वजह नहीं थी, और अगर मना भी करती तो क्या ये रुकेगा? मारोंग ने एक टोकन निकाला और उस पर बने चिन्हों को सक्रिय किया। धीरे धीरे एक दरार बनी और रास्ता खुला। रोहन ने छोटू और बाकी को वापस बुलाया और सबसे आगे चल पड़ा। रानी और बाकी पीछे पीछे चले। गिदेश ने थोड़ी देर झिझक के बाद कोब की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा था, उसे उठाया और रोहन के पीछे चल दिया। वानदत्त की टीम के अन्य सदस्य भी एक दूसरे की ओर देखकर चुपचाप उस मार्ग में प्रवेश कर गए। असल में वे सभी जहर लहर से बचने के लिए ही वहां आए थे।
पर अब उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अब जब तुम सब अधीन हो ही चुके हो तो अब से तुम मेरे नक्षत्र संघ के सदस्य हो। रोहन ने पीछे मुड़कर कहा। नक्षत्र संघ। वान दत्त की टीम के चेहरों पर कड़वाहट थी। वे पहले स्वर्गीय सारस मंडल के सदस्य थे, अब एक नए छात्र संघ के तहत आने वाले थे। अगर स्वर्गीय सारस सभा को इस बात की खबर लग जाती तो वो जरूर मजाक उड़ाते। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर उन्हें उनकी गद्दारी का पता चल गया तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। ये सोचकर वानराज की टीम बेचैन हो उठी। स्वर्गीय सारस सभा नक्षत्र संघ से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वहां कई घातक योद्धा मौजूद थे। उन्हें यकीन नहीं था कि रोहन उनके प्रतिशोध का सामना कर पाएगा, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि जहरीली लहर 4-5 दिन तक चलने वाली है और तुम लोग शहर में आ चुके हो तो अब तुम्हें भी सुरक्षा जाल बनाए रखने में मदद करनी होगी, रोहन ने कहा। 4-5 दिन। वानराज और बाकी सभी चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि जहरीली लहर इतनी लंबी चलेगी। अगर वो अभी भी बाहर होते तो शायद अब तक मारे जा चुके होते। इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहन के सामने झुकना उनके लिए वरदान है या अभिशाप। ये लो, कुछ इलाज की गोलियां हैं, जल्दी ठीक हो सकोगे। रोहन ने उनकी सोच पर ध्यान नहीं दिया। एक इशारे में उसने कुछ जड़ी बूटियों से भरी कांच की शीशियां उनके सामने उछाल दीं। एक पल के लिए सब चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन उन्हें दवाइयां देगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने शीशियां उठा लीं और खोलीं। अंदर से एक तीव्र औषधीय खुशबू निकली। ये तो महाअवधि उपचार बटी है। वानराज चौंक गया। महान वैद्य रोहन और उसके साथियों को भी हैरानी हुई। रोहन वाकई दरियादिल था। ये बटियां महाअवधि स्तर की थीं और आम लोग इन्हें खरीदने की सोच भी नहीं सकते। वो अभी कुछ समय पहले तक दुश्मन थे और अब उन्हें इतनी कीमती दवा दी जा रही थी। वे एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए, रोहन आखिर चाहता क्या है। अगर वो होते तो किसी दुश्मन को इतनी महंगी औषधि कभी नहीं देते। तुम्हें यकीन है कि हमें ये बटियां खिला रहे हो? गिरीश ने संदेह से पूछा। क्यों, नहीं चाहिए क्या? तो वापस दे दो, रोहन ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस बहुत कीमती हैं। पर जब कनिष्ठ रोहन इतने उदार हैं तो हम इनकार क्यों करें? कहकर गिरीश ने बटी मुंह में डाल ली। जैसे ही बटी भीतर गई वो तुरंत घुल गई और गर्मी का एक प्रवाह उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसके जख्म तेजी से भरने लगे। वाकई महाअवधि औषधियां बहुत असरदार थीं। गिरीश ने जहरीली लहर से जो पीड़ा सही थी वो अब कम हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बाकी लोगों ने भी जल्दी जल्दी बटियां निगल लीं, कहीं रोहन का मन बदल न जाए। रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी हो। कनिष्ठ रोहन के बारे में सुना था कि वो एक महान वैद्य हैं और अल्केमिक संत दयानाथ के शिष्य भी हैं। आज उनकी कला देख ही ली, गिरीश ने तारीफ की। रोहन ने उसकी ओर देखा। क्या खूब चापलूस था ये आदमी, सच्चा कलाकार। वानराज और उसके साथी उसे घूरने लगे। कितना चमचा है। हालांकि उन्हें मानना पड़ा कि रोहन की वैद्यक कला अद्भुत थी, पर एक दुश्मन की इतनी तारीफ करना उन्हें मंजूर नहीं था। रोहन ने अब भी बेहोश पड़े चिराग की ओर देखा, फिर एक और बटी निकाली और गिरीश को देते हुए कहा, ये उसे दे दो। भाई रोहन सच में बहुत महान है, ये हमारे बस की बात नहीं, गिरीश ने सच्चे दिल से कहा। अरे कोई बात नहीं, रोहन ने खांसते हुए कहा, मानो तारीफ उसे थोड़ी असहज कर रही हो। हाथ हिलाकर बात खत्म की। गिरीश ने जल्दी से बटी चिराग को दी और वो जल्दी ही होश में आ गया। उसने इधर उधर देखा, अब भी थोड़ा भ्रमित था कि हुआ क्या। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। तू, उसके मन में अब घृणा और डर दोनों थे। उसने पूरी तरह विरोध का विचार छोड़ दिया। चिराग, कनिष्ठ रोहन ने तुम्हें महाअवधि औषधि दी थी, तभी तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए, गिरीश ने कहा। महाअवधि औषधि? चिराग चौंक गया। उसने अपने शरीर की हालत पर ध्यान दिया और समझ गया कि गिरीश झूठ नहीं बोल रहा। उसने रोहन की ओर अविश्वास से देखा। ये लड़का इतना दयालु कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे भी दुश्मनी पसंद नहीं। अगर बातचीत से काम चल जाए तो हाथापाई की क्या जरूरत? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बाकियों की नज़रें अब रोहन की तरफ अजीब तरह से हो गईं, जैसे कि उन पर अब भरोसा करना मुश्किल था। अरे हाँ, मैं एक बात भूल गया था बताना, उस बटी में मैंने थोड़ा बहुत कुछ और मिला दिया है ताकि तुम लोग कुछ उल्टा सीधा न कर सको, रोहन ने माथा ठोकते हुए कहा। वानराज और बाकी सबकी आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत अपने शरीर का जायजा लिया और जल्द ही उन्हें अपने भीतर एक नई जहर की मौजूदगी महसूस हुई। ये जहर उनके बल और शरीर दोनों में समाया था, एक काली कमल की आकृति में जो भीतर कहीं गहराई में छिपी थी। न कोई दर्द, न कोई संकेत। अगर रोहन ने न बताया होता तो शायद उन्हें कभी इसका पता न चलता। पर अब जब उन्हें ये जहर मिल गया था वो बेचैन हो उठे। तूने हमें जहरीला कर दिया,
वानराज ने घूरते हुए कहा, आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। चिराग भी सन्न था, फिर गुस्से से कांप उठा। उसे अब पूरा यकीन हो गया, ये लड़का कभी इतना भला नहीं हो सकता था। क्या राक्षस कभी दयालु हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गिरीश के मन में कड़वाहट थी। उसका चेहरा कई बार बदला, लेकिन अंत में वो शांत हो गया। घबराओ मत, ये जहर उतना भयानक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जब तक हम दोस्त बने रहेंगे, ये जहर तुम्हारे शरीर में ऐसे रहेगा जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। सब जैसे अस्तित्व ही न हो? वो इतनी सहजता से बोल रहा था, लेकिन कोई भी जहर को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है? ये तो किसी बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। ये लड़का तो बड़ी आसानी से बकवास कर रहा था। रानी और बाकी सभी ने रोहन की तरफ देखा, जैसे अब तक की उनकी सोच पूरी तरह चकनाचूर हो गई हो। अब जब तुम सबने सर झुका ही दिया है, तो ये कोई दिखावा तो नहीं। मेरे सामने नम्र बनो और पीछे से साजिशें करो, रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वानराज और बाकी सबके चेहरे जम गए। उन्होंने पहले ऐसे विचार जरूर किए थे, लेकिन अब लग रहा था कि रोहन ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। निर्दयी था वो। हाँ, वैसे चाहो तो एक कोशिश कर सकते हो जहर निकालने की, रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा और फिर पलट कर हाथ हिलाया। 3 घंटे बाद कुछ काम है, तब तक आराम करो। तैयार रहना। जैसे ही रोहन वहां से चला गया, सबने दांत भींच लिए, भीतर से झुंझलाहट से भर उठे। उसे सुनकर समझ आ गया था कि ये जहर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना वो सोचते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कोशिश करने की ठानी। चिराग ने गिरीश को घूरते हुए नाक भान सिकोड़ी, फिर जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और जहर निकालने की कोशिश में ऊर्जा केंद्रित करने लगा। बाकियों ने भी प्रयास शुरू कर दिए। सिर्फ गिरीश अलग था। उसने भी ध्यान की मुद्रा ली, लेकिन उसका उद्देश्य जहर निकालना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को बहाल करना था। 1 घंटे बाद सबने आंखें खोलीं। चेहरे पर खिन्नता साफ झलक रही थी। धत्तेरी! चिराग ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। वहां एक गहरा हाथ का निशान बन गया। कोशिश बेकार है। रोहन शिखर स्तरीय महावैद्य है और शायद संत स्तर से दूर नहीं। उसका जहर ऐसे ही नहीं निकलेगा, गिरीश ने बिना आंखें खोले ही कहा। सबके चेहरे और भी ज्यादा गंभीर हो गए। उन्होंने खुद कोशिश की थी और अब समझ गए थे कि गिरीश सही कह रहा है। वास्तव में ये जहर उनके शरीर में जड़ें जमा चुका था। जब तक हम सहयोग करते रहेंगे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गिरीश ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। अब सभी चुप हो गए। कभी जिन्हें तारामंडल अकादमियों के जीनियस कहा जाता था, आज जहर के वश में थे। सबसे बड़ी बात, वो अकादमी को इसमें शामिल भी नहीं कर सकते थे, वरना शर्मिंदगी होती। और वैसे भी कोई फायदा नहीं था। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, यहाँ तक कि मौत तक, नियमों के दायरे में थी। जहर का उपयोग भी इन्हीं में आता था। रोहन ने कोई नियम नहीं तोड़ा था। गिरीश, तू तो चमचागिरी की हद कर रहा है। चिराग ने उसे हिकारत से देखा। तू जो चाहे बोल, मुझे तो बस जिंदा रहना है, गिरीश ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब बस करो तुम दोनों, वानराज ने एकदम से कहा। रोहन ने कहा था कि 3 घंटे में कुछ काम देगा। लगता नहीं वो कोई आसान काम होने वाला है। आखिर करना क्या चाहता है? चिराग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो रोहन की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसके बस से बाहर थीं। मुझे नहीं पता, वानराज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था। 1 घंटा पहले ही बर्बाद हो चुका था, और ज्यादा समय गंवाया तो और मुसीबत आ सकती थी। उसने देखा कि बाकी लोग पहले ही शक्ति पुनः प्राप्त करने लगे थे। चिराग का चेहरा भी बदल गया। मन ही मन गालियां देता हुआ उसने भी आंखें बंद कर लीं। बाकी के 2 घंटे तेजी से निकल गए, और जैसे वादा किया था, रोहन सभी के सामने फिर से आ गया। उठो! उसकी आवाज़ सबके कानों में गूंजी और सभी ध्यान से बाहर आए। आंखें खोली तो देखा, रोहन उनके सामने खड़ा था। उसके साथ एक और शख्स थी, नागन्या रानी। चलिए, निकलने की तैयारी करो, रोहन ने आदेश दिया। कहाँ जा रहे हैं? वानराज ने पूछा। बस मेरा पीछा करो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, रोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और बिना कुछ और बताए जहरीली लहर की दिशा में उड़ चला। वानराज और बाकी सभी मजबूरी में उसका पीछा करने लगे। सभी आकाश में तेज रोशनी की लकीर बनकर जहरीली लहर की ओर निकल पड़े। जहरीली धुंध से घिरी लहरें डरावनी चमक के साथ फैल रही थीं। कई आकृतियां इस जहरीली धारा में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उनकी शक्तिशाली आभा देखकर पास की विशैला तारामृग पीछे हट गए और पास आने की हिम्मत न कर सके। सबसे आगे एक चमकते हुए सुनहरी प्रकाश में लिपटी आकृति थी। वो सुनहरा प्रकाश कभी कभी छोटे कणों में बिखर जाता, तो कभी एक दिव्य सुनहरी फीनिक्स का रूप ले लेता, जो रोहन को घेरे रहता। ऐसा लगता मानो वो खुद एक असली फीनिक्स बन गया हो। उसके चारों ओर की जहरीली धुंध इस प्रकाश से दूर छिटक रही थी। उसके पीछे कुछ लोग थे, जिनके चेहरे हैरानी से भरे थे। मानसिक शक्ति! अखिल का चेहरा बदल गया। उसने सोचा था कि रोहन ने उसे हराने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी।
लेकिन अब रोहन को मानसिक शक्ति का प्रयोग करते देखकर उसे एहसास हुआ कि वह इस युवक को कभी समझ ही नहीं पाया। रघु की आंखों में भी चौंकाने वाला भाव था। वो रोहन की प्रतिभा को देखकर भीतर से जलन महसूस करने लगा। वह उम्र में रोहन से बड़ा था, लेकिन ताकत में कहीं पीछे। ऐसी प्रतिभा तो तारक गुरुकुलों में भी मुश्किल से मिलती थी। नागरानी वसुंधरा भी चौंक गई थी, लेकिन उसकी सोच और गहरी थी। उस सुनहरी रोशनी वाला अस्त्र उस दिव्य आत्मा स्वामी का था जिसे रोहन ने कुछ दिन पहले हराया था। अब वह उस पर पूरी तरह नियंत्रण रखता था, मानो वर्षों से उसे चला रहा हो। रोहन की प्रतिभा असाधारण थी। देवराज ने उसे देखा, चकित तो हुआ लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। उसकी निगाहें आसपास की स्थिति पर टिकी थीं। धीरे धीरे जहरीली धुंध और घनी होती जा रही थी। सभी को जबरदस्ती अपनी शक्ति का उपयोग करके रक्षक परत बनानी पड़ रही थी, जिसे जहरीली गैस लगातार खा रही थी। कुछ समय उड़ने के बाद अब आसपास कमजोर तारामृग नहीं दिख रहे थे। अब सिर्फ मध्य स्तर के सम्राट श्रेणी के तारामृग रह गए थे, जो समय समय पर हमला कर रहे थे और सबको थका रहे थे। ये सफर बेहद थकाऊ था, यहाँ तक कि स्वर्गीय स्तर के योद्धा भी ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। रोहन, हम जा कहाँ रहे हैं? अखिल और बाकी साथी अब पूछे बिना न रह सके। हम पहुंच गए। रोहन अचानक रुका और सामने देखने लगा। बाकी सब चौंक गए। उन्होंने अभी पूछा ही था और अब जवाब आ गया। सावधान रहो, रोहन ने सबको चेताया। तुरंत सभी चौकन्ने हो गए। इस धुंध में देखना मुश्किल था, और जितनी घनी धुंध उतनी ही कम होती संवेदनशीलता। रोहन का यूं सतर्क करना बेवजह नहीं हो सकता। उनके हिसाब से वे अब विषुवंत ग्रह के वायुमंडल में पहुंच चुके थे। इतनी ऊंचाई पर भी जहरीली धुंध बनी हुई थी। अगर यहाँ कोई तारामृग मौजूद हुआ तो वह बेहद खतरनाक होगा। युवाओं ने अब बात समझ ली थी। तभी धुंध उफान मारने लगी और विशाल काले साए उभरने लगे। वो क्या है? अखिल की आवाज़ कांपी। बाकी सबने शक्ति को केंद्रित किया और आगे देखने लगे। अंततः वो आकृतियां स्पष्ट हुईं। वे विशाल, भयानक, सैकड़ों टांगों वाली जरा सी हिलती हुई जोंक जैसी जंतु थीं। उच्च स्तर के सम्राट श्रेणी के तारामृग, और इतनी बड़ी संख्या में। रघु ने चिंता में कहा। बाकी सबके चेहरे भी गंभीर थे। इस तरह की स्थिति की उन्हें उम्मीद नहीं थी। साए साए की तेज आवाजें वातावरण में गूंजने लगीं, जिनमें एक प्रकार का डरावना दबाव था। मानव योद्धाओं, लौट जाओ! अचानक एक मानसिक तरंग सबके मन में गूंज उठी। रोहन को हैरानी नहीं हुई। उच्च स्तर के तारामृग कभी कभी मानसिक रूप से संवाद कर सकते थे। अखिल और बाकी सब अब पूरी तरह गंभीर हो गए थे। तैयार हो जाओ, इन लौहपीट जरत्कारुओं से लड़ना होगा। रोहन की आंखों में ठंडा सा इरादा चमका। पागल हो गए हो? अगर ये सब भड़क गए तो कोई नहीं बचेगा। अखिल बुरी तरह चिल्लाया। मैंने कहा, हमला करो, रोहन ने शांति से कहा। अखिल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नजरें चुरा लीं, लेकिन गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। देवराज ने बिना कुछ कहे सीधा हमला कर दिया। उसकी तलवार से एक चमक निकली और वह सामने वाले जंतु पर जा गिरी। हिस! जख्मी जंतु चीख उठा और उसकी आंखों में हिंसा चमक उठी। बाकी सभी जोंक जैसे जीव भी गुस्से में चिल्लाए और एक साथ रोहन और उसके साथियों की ओर लपक पड़े। भीषण युद्ध शुरू हो गया। अखिल और अन्य खिन तो थे, लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते थे। हरामखोर चमचा! रघु ने दांत पीसते हुए देवराज को कोसा। रोहन और नागरानी वसुंधरा ने एक दूसरे की ओर देखा और साथ साथ आगे बढ़े। नागरानी ने अपनी तलवार से हरे प्रकाश की बौछार छोड़ी और एक जंतु पर वार किया। रोहन ने देखा, उसकी लड़ाई की शैली चंद्रिका से बहुत मिलती जुलती थी। लेकिन कुछ अंतर था। क्या रिश्ता था इन दोनों में? तभी 3 लौहपीट जोंक जंतु उस पर हमला करने दौड़े। तो फिर तुम हो? रोहन ने उनमें से एक को पहचान लिया। मरने का शौक है? रोहन मुस्कुराया और बोला, प्राचीन देव शरीर सक्रिय, सच्चे नागबल का शरीर सक्रिय। अगले ही पल उसके माथे पर स्वर्ण रेखाएं उभरीं। शरीर में हल्का सुनहरा रक्त बहने लगा। उसके चारों ओर हरे अग्नि की लहर उठी। अगले पल वह आग से बाहर आया, हरे ड्रैगन की परतों में धन का शरीर, जिससे असली नागू जैसी आभा निकल रही थी। तीनों जंतु डर से कांप उठे। नाग! तारामृगों के लिए नाग रक्त सबसे ऊंचा होता है। ये खून का दबाव था। धड़ाम! रोहन ने मौका नहीं गंवाया और पंचों की बारिश कर दी। धम धम धम! तीनों पर ताबड़तोड़ वार हुए। सिर पर वार पड़ते ही वे झन्ना गए। रोहन, ये लौहपीट जरत्कारु हैं। इनकी कमजोरी उनके जबड़े के पास पेट में होती है। लेकिन ध्यान रखना, उनके जबड़े से निकलने वाला जहर बेहद खतरनाक है। राउंड बॉल की आवाज़ मन में गूंजी। तो वहीं वार करना होगा। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी तलवार निकाली और लाइट बोल्ट सक्रिय किया। पल भर में वो नीचे पहुंच गया। शुरुआत तुमसे। धड़ाम! सोने सी तेज धार नीचे से जंतु के पेट पर जा गिरी। धातु चीर वार स्वर्गीय तकनीक। जंतु बहुत तेज था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा, इसलिए पलट नहीं सका। हिस! वो जंतु तड़प उठा। उसकी जबड़ों से हरे जहर की किरण छूटी, जो तलवार की रोशनी से टकराए।
फफकार, गाढ़ा हरा जहर रोहन की सुनहरी तलवार से टकराया, जिससे सीसा की आवाज़ आई। रोहन थोड़ा हैरान हुआ, उसकी असाधारण धार वाली तलवार भी इस जहर से गलने लगी थी। लोहपीट जरत्कारु का विष सचमुच भयानक था, लेकिन वह तैयार था। उसने तुरंत दूसरा वार किया, इस बार और ज्यादा चतुराई से। ये दूसरा हमला असल में उसका असली घातक वार था, इसमें धातु क्षेत्र की शक्ति समाहित थी। सिर्फ क्षेत्र शक्ति ही उच्च स्तर के सम्राट श्रेणी के तारामृगों को मार सकती थी। धड़ाम, लोहपीट जरत्कारु ने अभी अभी जहर उगला था, दोबारा जहर छोड़ने में समय लगता था। यही समय अंतर रोहन के लिए मौका बन गया। उसका वार सीधे पेट के पास पड़ा, वहां एक लंबा, खून से लथपथ चीरा पड़ा और भीतर के अंग बाहर निकल आए। क्षण भर में ही वो जंतु ढेर हो गया। सिर्फ 2 वारों में रोहन ने उस जंतु को खत्म कर दिया। सबसे खास बात यह थी कि रोहन ने इसमें ब्रह्मांडीय तकनीक का नहीं, बल्कि केवल स्वर्गीय तलवार कौशल का प्रयोग किया था। पहले उच्च स्तर के विरोधियों को हराने के लिए उसे ब्रह्मांडीय कौशल का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस बार सिर्फ स्वर्गीय कौशल से ही काम बन गया, जिससे उसकी शक्ति भी बची। वहीं अखिल और बाकी साथी इन लोहपीट जंतु से जूझ रहे थे। उनके शरीर इतने मजबूत थे कि उनकी कमजोरी ढूंढना मुश्किल था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि रोहन ने सिर्फ 2 वारों में एक जंतु को खत्म कर दिया, तो वे हैरान रह गए। इनका कमजोर स्थान पेट के पास है, जहर से सावधान रहना, रोहन ने चिल्लाकर चेताया। स्वर्गीय स्तर के योद्धा होने के नाते सभी ने बात झट समझ ली और उन्होंने पेट पर वार करने का तरीका अपनाया। देखते ही देखते सभी पेट काटने के विशेषज्ञ बन गए। कुछ ही समय में 4 और लोहपीट जरत्कारु मारे गए। रघु जैसे अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो, उसका वार इतना तीव्र था कि एक जंतु लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। धीरे मारो, अंदर का मांस बर्बाद हो गया तो स्वाद पर असर पड़ेगा, रोहन ने अचानक कहा। सभी, स्वाद, ये कैसा बयान था। जैसे ही सब विजय के क्षण का आनंद ले रहे थे, रोहन की ये बात सुन सबका चेहरा बन गया। रघु का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसे लगा कि रोहन जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। चलो आगे बढ़ो, खड़े क्यों हो, रोहन ने दोबारा आदेश दिया। रघु ने गुस्से में सांस खींची, लेकिन फिर से जंतु से भिड़ गया। वो अब ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहा था, उसे फिर से मार खाने का डर था। शाबाश, बाद में तुझे एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। रघु, एक्स्ट्रा हिस्सा, क्या मतलब? उसने जंतु की ओर देखा, जिसका खून हरे रंग का था, और उसका चेहरा हरा पड़ गया। हरामी, ये मुझे जहर से मारना चाहता है। बाकी सभी भी उलझन में थे। वे सोच रहे थे कहीं रोहन इन्हें खिला न दे। वे सोचने लगे कि शायद जंतु को काट ही डालें, ताकि उसे पकाने का मौका न मिले। तभी अचानक कुछ हुआ। फफकार, फफकार, फफकार। सभी लोहपीट जरत्कारु जोर जोर से फुफकारने लगे। फिर उनके विशाल शरीर गोल हो गए जैसे लोहे के पहिए, और उनकी सैकड़ों टांगें चारों ओर बलिद की तरह फैल गईं। सबके चेहरे बदल गए। अब पेट पर हमला कैसे करें? स्विश, स्विश, स्विश। वे गोल घूमते हुए धुंध में तेजी से लुढ़कने लगे। धड़ाम, अचानक एक अनोखी तरंग सबके चारों ओर फैल गई। ये क्षेत्र शक्ति है। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जंतु इस तरह क्षेत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे, एकदम अनोखा और दिलचस्प तरीका। कुछ ही देर में एक विशेष क्षेत्र बन चुका था। लौहपहिए जैसे जंतु उसमें गोल गोल घूमने लगे और अचानक सब पर टूट पड़े। सब हैरान रह गए, लेकिन तुरंत क्रिया की। धड़ाम, उनके वार उन गोल घूमते पहियों से टकराए, लेकिन वहीं नष्ट हो गए। वो जंतु बेअसर रहे और सीधे सबकी ओर लपके। चम, उनकी घूर्णन करती टांगें इतनी तेज थीं कि हवा को चीरती हुई एक तीखी आवाज पैदा कर रही थीं। अखिल और बाकी के चेहरों पर तनाव था। उन्होंने हथियार उठाकर वार को रोका। धम, 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 चिंगारियां उड़ी। कई योद्धाओं के हथियार छिन गए। एक लड़ाका समय पर नहीं बच पाया और उसकी बांह पर वार पड़ा। आह, वो चीख पड़ा। उसका हाथ लगभग कट गया था, खून बह रहा था। वह दर्द में कांप रहा था। जहर, उसने दहशत में कहा। उसका खून काला होने लगा और शरीर सुन्ना। लेकिन तभी उसके भीतर छिपा काले रंग का एक कमल उस जहर को सोखने लगा। ये क्या हो रहा है? वो लड़का दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। रोहन ने जो जहर उसके भीतर डाला था, वो अब उसे सोख रहा था, या कहें निगल रहा था। काले कमल जैसे उस फूल ने आयनबैग सेंटीपीड का जहर ही निगल लिया। विवेक, तू ठीक है? वानश ने चिंतित होकर जोर से पूछा। मैं ठीक हूँ, विवेक ने रोहन की तरफ एक नज़र डाली और सिर हिला दिया। वो अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। आयनबैग सेंटीपीड का जहर यूं गायब हो जाना, उसे न कोई राहत मिली, न सुकून, बल्कि दिल और भारी हो गया। रोहन ने उसके अंदर आखिर किस तरह का जहर डाला था? डरावना था वो। जिस असर से जहर खत्म हुआ था, उससे तो लगता था कि चाहे कोई महारथी वैद्य भी आ जाए, शायद ही इलाज कर सके। सच में ठीक है न तू? वानश ने संदेह से पूछा। आयनबैग सेंटीपीड का जहर मामूली नहीं था और विवेक यूं ही ठीक हो गया।
उसने विवेक की बांह पर नजर डाली और फिर वहीं रुक गया। जो खून पहले काला हो गया था वो अब फिर से लाल हो चुका था। क्या विवेक के पास कोई छिपी हुई विद्या है? वानश समझ नहीं पाया, लेकिन अब वक्त सोचने का नहीं था। जैसे ही सेंटिपीडों ने लौह चक्र की मुद्रा में दोबारा हमला किया, उसे तुरंत बचना पड़ा। अपना डोमेन चालू करो, रोहन ने आवाज लगाई। वानश डोमेन एक्टिव करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही रोहन की आवाज सुनी, उसका चेहरा बिगड़ गया। जैसे कोई कड़वा घूंट निगल लिया हो, जैसे उसे रोहन की बात मानने की मजबूरी हो। क्या देख रहा है? जल्दी कर, रोहन फिर चिल्लाया। वो इन्हें पकड़कर लाया था, अब उन्हें इस्तेमाल करने का समय था। हम्फ, वानश ने नाक सिकुड़ी और पर्वत चीरक डोमेन एक्टिव कर दिया। 4 पहाड़ियों की छाया उभरी और पहाड़ जैसी भारी शक्ति बनकर दौड़ते सेंटिपीडों को दबाने लगी। धड़ाम, वानश की ताकत सचमुच जबरदस्त थी। उसका वार इतना तेज था कि आयनबैग सेंटिपीडों के शरीर पीछे की ओर फेंके गए और उनके गोलाकृतियां बिखर गईं। उसी पल रोहन हरकत में आया। वो एक सेंटिपीड के नीचे पहुंचा और तलवार घुमाते हुए उसे वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद उसने अगले पर झपट्टा मारा और उसी तरह खत्म कर दिया। पलक झपकते ही 3 सेंटिपीड उसकी तलवार के नीचे ढेर हो चुके थे। बढ़िया काम किया, रोहन ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। वानश का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो मजदूर बन गया हो। जारी रख, रोहन ने फिर कहा। वानश चुप रहा, वो अब भी घायल था। क्या किसी घायल से ऐसे काम करवाना ठीक है? उसने गहरी सांस ली, गालियां अपने भीतर ही रोकीं और दांत भींचते हुए फिर एक सेंटिपीड की ओर झपटा। बाकी लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके नेता की हालत वाकई खराब थी। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तमाशा, रोहन की आवाज गूंजी। उनके चेहरे उतर गए। थोड़ी देर पहले जो वानश के लिए अफसोस जता रहे थे, अब उनकी खुद की बारी आ गई थी। चारा नहीं था, सबने अपना अपना डोमेन एक्टिव किया और सेंटिपीडों से भिड़ गए। रोहन तब तक सेंटिपीडों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे किसी बगिया में टहल रहा हो। उसके हर वार में सहजता थी, बाकी सब खून पसीने में डूबे थे। सिर्फ रानी सर्पिका ही शांति से लड़ रही थी, उसका नागिन सा शरीर लहराता रहा, एक मोहक आभा के साथ। कुछ ही समय में रोहन की अगुवाई में सारे आयनबैग सेंटिपीड खत्म हो चुके थे। उसने उनके शव अपनी स्पेस रिंग में जमा कर लिए। वानश और बाकी योद्धा हौंफते हुए खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रोहन लाशें जमा कर रहा है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी घिन और बेचैनी छा गई। क्या ये आदमी उन्हें सेंटिपीड खिलाने वाला है? हरामी कहीं का, ये तो राक्षस है। चाहे रोहन जहर की धमकी दे, वो ये चीज़ कभी नहीं खाएंगे। रोहन ने उनकी सोच पर ध्यान नहीं दिया। उसने लाशें समेटी और फिर अपनी आत्मिक शक्ति फैलाई, बिखरे हुए गुणों को समेटने के लिए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आए और आंखों में चमक। ये कमाई वाकई बड़ी थी। जहर नक्षत्र शक्ति 11,500, रिक्त गुण 13,000, जहर नक्षत्र शक्ति 12,500, रिक्त गुण 15,000, जहर नक्षत्र शक्ति 13,000, रिक्त गुण 14,800, 1000 फुट जहर 1000, 1000 फुट डोमेन 3000। शानदार, रोहन ने महसूस किया कि जहर की ताकत उसकी नसों में दौड़ रही है। दिल खुशी से भर गया। एक ही पल में उसकी नक्षत्र जहर शक्ति 7वें स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच गई। नक्षत्र जहर शक्ति 68,500 बटा 80,000 ब्रह्मांडीय 8वां स्तर। अब वो 9वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। ये बढ़ोतरी डरावनी थी। हर बड़े स्तर में 9 छोटे स्तर होते हैं। जितना ऊंचा जाओ उतनी कठिनाई बढ़ती है। पर रोहन ने इतने कम वक्त में छलांग लगा दी। अगर किसी और ने ये देखा होता तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। लेकिन जब हर उच्च स्तर के तारा पशु से उसे 10,000 से ज्यादा जहर शक्ति मिली तो ये चौंकाने वाली बात नहीं थी। रोहन ने महसूस किया कि वानश और बाकियों को मजदूर की तरह इस्तेमाल करना वाकई समझदारी का फैसला था। अगर वो सब खुद करता तो इतना आसान न होता। असल में वो खुद ही सेंटिपीडों को मारने की तैयारी में था, लेकिन किस्मत से वानश और उसके लोग उसके रास्ते में आ गए। रोहन ने जो जहर डाला था वो सिर्फ असर नहीं कर रहा था, वो निगल रहा था। काले कमल जैसे उस फूल ने आयनबैग सेंटिपीड का जहर ही हजम कर लिया। विवेक, तू ठीक है? वानश ने चिंतित होकर ऊंची आवाज में पूछा। मैं ठीक हूं, विवेक ने रोहन की ओर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। अब वो रोहन को लेकर और भी सतर्क हो गया था। आयनबैग सेंटिपीड का जहर ऐसे गायब हो जाना, न राहत मिली न चैन, बल्कि मन और भी भारी हो गया। रोहन ने उसमें कैसा जहर डाला था? वह वाकई डरावना था। जहर की ताकत को देखकर लगता था कि अगर किसी महारथी औषधाचार्य को भी बुलाया जाए तो भी शायद इसका इलाज संभव न हो। तू वाकई ठीक है? वानश की नज़र संदेह से भरी हुई थी। आयनबैग सेंटिपीड का जहर साधारण नहीं था। विवेक इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकता है? उसकी नज़र विवेक की बांह पर गई और वहीं ठिठक गई। जो खून पहले काला हो चुका था अब एकदम साफ लाल दिख रहा था। क्या विवेक के पास कोई छिपा हुआ रहस्य है?
वानश समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस समय हालात उसे सोचने नहीं दे रहे थे। जैसे ही सेंटीपीड ने फिर से लौह चक्र मुद्रा में हमला किया, उसे तुरंत बचना पड़ा। अपना डोमेन चालू कर, रोहन की गूंजती आवाज आई। वानश डोमेन एक्टिव करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही रोहन का आदेश सुना, उसके भीतर कड़वाहट उतर गई, जैसे कोई जबरदस्ती की बात माननी पड़ रही हो। मानो रोहन की हर बात मानना उसकी मजबूरी हो। क्या जमकर खड़ा है, जल्दी कर, रोहन ने दोबारा कहा। उसने इन्हें पकड़ कर रखा था, अब काम में लेने का समय आ गया था। हम्फ, वानश ने नाक सिकुड़ी और पर्वत चीरिक डोमेन सक्रिय कर दिया। 4 पहाड़ी छायाएं उभरी और शक्तिशाली दबाव के साथ कई दौड़ते हुए सेंटीपीडों को कुचलने लगीं। धड़ाम, वानश की ताकत उस क्षण फट पड़ी। आयनबैग सेंटीपीड पीछे खींच गए, उनके गोल शरीर जबरन फैलकर बिखरने लगे। इसी मौके पर रोहन ने हमला बोला। वह एक सेंटीपीड के पेट के नीचे प्रकट हुआ और उसकी तलवार की एक ही मार में जान ले ली। इसके बाद वह तुरंत अगले सेंटीपीड पर झपटा और वैसी ही चाल से उसे भी खत्म कर दिया। पलक झपकते ही 3 आयनबैग सेंटीपीड उसकी तलवार के नीचे ढेर हो गए। शाबाश, रोहन मुस्कुरा उठा और तारीफ की। वानश का चेहरा और भी कड़ा हो गया। उसे कोई संतोष नहीं मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मजदूरी पर लगा दिया गया हो। जारी रख, रोहन ने कहा। वानश, वो अभी भी घायल था। क्या ये ठीक है कि किसी घायल को इस तरह खींचा जाए? उसने गहरी सांस ली, जुबान तक आई गालियां रोकी और फिर मुट्ठी बांधकर एक और सेंटीपीड की तरफ झपटा। बाकी सदस्य उसकी ओर देखकर चुप हो गए। उनके नेता की हालत वाकई खराब थी। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तमाशा, रोहन ने बाकियों की ओर देखा। सबके चेहरे उतर गए। थोड़ी देर पहले जो वानश के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे, अब उनकी बारी थी। और अब कोई रास्ता नहीं था। सबने अपने अपने डोमेन एक्टिव कर दिए और सेंटीपीडों से भिड़ गए। इधर रोहन जहरीले कोहरे के बीच इस तरह घूम रहा था जैसे किसी बगिया में टहल रहा हो। एक एक करके वह सेंटीपीडों को खत्म करता गया, सहज, शांत, बिना थके। बाकी योद्धा पसीने पसीने हो रहे थे। सिर्फ रानी सर्पिका ही थी जो आराम से अपनी नागिन जैसी देह को मरोड़ते हुए मोहक ढंग से लड़ रही थी। कुछ ही समय में रोहन के नेतृत्व में सारे आयनबैग सेंटीपीड मारे जा चुके थे। उसने उनके शव अपनी स्पेस रिंग में सहेज लिए। वानश और बाकी सभी बुरी तरह थक चुके थे। जब उन्होंने देखा कि रोहन लाशों को इकट्ठा कर रहा है, तो उनके होठों के कोने फड़क उठे और अंदर से घिनसी होने लगी। क्या ये पागल उन्हें ये सेंटीपीड खिलाने वाला है? हरामी, ये राक्षस है। भले ही रोहन जहर की धमकी दे, पर वो ये चीज़ कभी नहीं खाएंगे। रोहन ने उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं की। उसने लाशों को समेटा और अपनी आत्मिक शक्ति चारों ओर फैलाई, बिखरे गुण संवेदन बबल्स इकट्ठा करने के लिए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, आंखों में चमक आ गई। ये कमाई वाकई में भारी थी। जहरीय नक्षत्र शक्ति 11,500। रिक्त गुण 13,000। जहरीय नक्षत्र शक्ति 12,500। रिक्त गुण 15,000। जहरीय नक्षत्र शक्ति 13,000। रिक्त गुण 14,800। 1000 फुट जहर 1,000। 1000 फुट डोमेन 3,000। शानदार, रोहन ने महसूस किया कि उसके भीतर जहरीय नक्षत्र शक्ति का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है और उसका मन उल्लास से भर गया। धड़ाम, एक ही क्षण में रोहन की नक्षत्र जहर शक्ति 7वें स्तर से सीधे 8वें स्तर पर पहुंच गई। नक्षत्र जहर शक्ति 68,500 बटा 80,000 ब्रह्मांडीय 8वां स्तर। अब वह 9वें स्तर से बहुत दूर नहीं था। ये वृद्धि वाकई डरावनी थी। हर बड़े स्तर के भीतर 9 छोटे स्तर होते हैं। जितनी ऊंचाई उतनी कठिनाई। लेकिन रोहन ने इतनी जल्दी प्रगति कर ली थी। अगर कोई और ये देखता तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। लेकिन जब हर उच्च श्रेणी के तारा स्तरीय जीव से उसे 10,000 से अधिक जहरीय शक्ति मिली हो, तो इतनी तेज प्रगति कोई चमत्कार नहीं लगती। रोहन ने अब यह मान लिया कि वानश और बाकी लोगों को मजदूर की तरह साथ लाना वाकई बहुत समझदारी भरा फैसला था। अगर उसे सब कुछ खुद करना पड़ता तो शायद ये सब इतना आसान नहीं होता। असल में वो तो पहले से ही सेंटीपीडों के शिकार की तैयारी में था, लेकिन किस्मत से वानश और बाकी खुद उसके पास आ गए। सभी गुणों की ऊर्जा बटोरने के बाद रोहन की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक लिए उसने वरुण और बाकी साथियों की ओर मुस्कुराकर देखा। वरुण और कबीर अब तक इस बात से अनजान थे कि रोहन ने पिछली लड़ाई में क्या क्या पाया था। उसकी खिली हुई मुस्कान देख वे सतर्क हो गए और अनजाने में पीछे हट गए। पिछली लड़ाई में रोहन के इशारे पर जो इधर उधर दौड़ते रहे थे, अब उसी से घबराकर खुद को पीछे छिपाने लगे। लेकिन रोहन ने ये सब देख लिया था। उसकी नज़रों से बचना आसान नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या लगता है मैं देख नहीं सकता? रोहन ने मुस्कान हटाकर उन्हें घूरा। बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने मुड़कर वरुण और कबीर की ओर देखा। सभी की निगाहें थोड़ी अजीब हो गईं। अरे! भीड़ की नज़रों के बीच वरुण और कबीर का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। क्या मैं इतना डरावना हूँ?
रोहन ने चुटकी ली। हम बस थक गए थे, इसलिए पीछे आ गए, वरुण ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ, थोड़ा आराम करना था, कबीर ने भी सुर में सुर मिलाया। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? ठीक हो गए? रोहन ने पूछा। अब तो ठीक हैं, वरुण बोला। तो फिर सबसे आगे चलो, बाकी लोग तब तक आराम कर लें, रोहन ने सीधा प्रस्ताव रखा। वरुण और कबीर अवाक रह गए। गिरीश और यशवर्धन की हंसी छूटते छूटते रह गई। चलो, बाकी साथियों के लिए थोड़ी मेहनत तुम कर लो, रोहन ने हल्के से ताली बजाई। चुप्पी छा गई। दोनों ने दांत पीसे और आगे उड़ चले। रुको, गलत जा रहे हो, बाएं मुड़ो, 300 मीटर, फिर सीधे, रोहन ने पीछे से निर्देश दिया। वरुण और कबीर के मन में खींच उमड़ आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। असल में अब आसपास कोई खतरा नहीं था। असली खतरा उस प्राचीन इमारतों में छिपा था, लेकिन वरुण और कबीर को इसकी भनक भी नहीं थी। वे हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। 300 मीटर की दूरी को तय करने में उन्हें 5 मिनट लग गए। रोहन पीछे आराम से उड़ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। गिरीश और बाकी साथी भी उसकी मस्ती समझ रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि सामने की धुंध धीरे धीरे छंट रही है। और अचानक उनके सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गया। ये क्या जगह है? वरुण और कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी लोग भी पीछे से उड़ते हुए पहुंचे और वही दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। रोहन के साथ खड़ी नागिन रानी की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने रोहन से पहले ये सब सुना तो था, लेकिन खुद देखकर उसके दिल में भी भय और विस्मय का भाव उमड़ आया। कुएं की तरह फैली जहरीली धुंध के ऊपर विशाल और भव्य प्राचीन भवन खड़े थे। अगर नीचे जहर न फैला होता तो ये किसी देवी देवता के महल जैसे लगते। अब जाकर सबको समझ में आया कि रोहन उन्हें यहाँ क्यों लाया था। इतनी सारी प्राचीन इमारतें सिर्फ एक बात का संकेत थीं, विरासत, खजाने। सभी की आंखों में लालच चमक उठा। और तभी, सावधान, रोहन की तेज आवाज गूंजी। सब चौंक कर चेत गए, फोर्स छोड़कर चारों ओर देखने लगे। लेकिन चारों ओर शांति थी, कोई खतरा नहीं। सबने रोहन को घूरा। ऐसे मत देखो, बस याद दिला रहा था, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। वैसे शरीर में जो जहर है वो अगर बेकाबू हुआ तो एक झटके में तुम्हारा नामोनिशान मिट सकता है। सोचो, कितना डरावना होगा ना। ये सुनते ही सबकी लालसा बुझ गई। अब उन्हें समझ में आया कि रोहन ने उन्हें जहर क्यों दिया था, बस डराने के लिए नहीं, बल्कि इन इमारतों की रक्षा के लिए। रोहन, तू तो बड़ा ही चालाक निकला, गोलू ने मन ही मन ताना मारा। तू क्या समझेगा, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर संभल कर रहना, ये लोग आसान नहीं हैं, गोलू ने चेताया। मुझे पता है, रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, अब चलो मिलकर देखते हैं। अगर कुछ अच्छा मिला तो शायद मैं बांट भी दूं, रोहन ने सबको आगे बढ़ाया। पर याद रखना, जिसने जितना योगदान दिया उसे उतना ही मिलेगा। सभी इस शर्त पर सहमत हुए और धीरे धीरे काले पत्थरों से बनी चौक पर उतर आए। सावधान रहो, अंदर खतरे हो सकते हैं। वे आगे बढ़े। प्राचीन गढ़ों जैसी इमारतें, अजीब सी बनावट वाली ऐसी शैली जो पूरे ब्रह्मांड में विरल थी। रोहन ने गौर किया कि ये बनावट नागिनों की तरह थी, लेकिन कहीं ज्यादा पुरानी और भव्य। तुम में से कोई जानता है ये किस जाति की बनावट है? उसने पूछा। किसी को जवाब नहीं सूझा। नागा जाति की होनी चाहिए, गोलू ने उसके मन में कहा। नागा, रोहन ने अपनी विरासत की यादों से पुष्टि की। हाँ, ये नागा जाति के भवन हैं। ये वही नागा जाति है जो अब लगभग लुप्त हो चुकी है। आज के नागिनों के पूर्वज, गोलू ने जोड़ा। उनमें एक खास खून बहता था, प्राचीन समुद्री नाग का, और वो विरासत चिन्नी में शायद मौजूद है। चिन्नी, जो रोहन के साथ खड़ी थी, उसमें नागा जाति की झलक थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। हालांकि वह पूरी तरह नागा जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसमें वो विशेष रक्त बह रहा था जो उसे बाकी नागिनों से अलग बनाता था। जब रोहन अपने मन में गोलू से नागा जाति को लेकर बात कर रहा था, तब बाकी सब अभी भी अनजान थे। तुम्हें कुछ अजीब लगा? रोहन ने रानी से पूछा, जो उसके पास खड़ी थी। थोड़ा बहुत हमारी जाति की वास्तुकला से मिलता जुलता लग रहा है, रानी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम नागा जाति के बारे में जानती हो? रोहन ने मानसिक रूप से पूछा। रानी कुछ पल रुकी, भौहें सिकुड़ी और फिर धीरे से बोली, शायद मेरी गुरु माँ, जो पिछली रानी थी, उन्होंने इसका जिक्र किया था। समझ गया, रोहन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा और मानसिक रूप से नागा जाति के बारे में विस्तार से बताया। तो हम नागा जाति के वंशज हैं। रानी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, लेकिन खून बहुत पतला हो चुका है, रोहन ने जवाब दिया। रानी गहरी सोच में डूब गई। ये खुलासा उसके लिए बहुत बड़ा था। सदियों से बाहरी लोग उन्हें इस धरती के मूल निवासी कहते रहे थे और उन्होंने भी यही माना था। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनका वंश इतना जटिल हो सकता है। रोहन हल्का मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ा। वहां के अधिकतर भवन जर्जर हालत में थे, बस कुछ दीवारें बची थीं। उसने एक दीवार पर हाथ रखा। धड़ाम, दीवार पलक झपकते ही धूल में बदल गई।
सभी दंग रह गए। क्या तुम्हें इन भवनों की उम्र का अंदाजा है? रोहन ने पूछा। विक्रम और बाकी लोग चुपचाप सिर हिलाने लगे। वे कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं थे। वैसे भी शक्तिशाली योद्धाओं की छोड़ी गई चीजें अक्सर समय की मार सह लेती हैं, इसलिए उम्र का पता लगाना मुश्किल था। रोहन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाते हुए सारा मलबा धूल में बदल दिया। इमारतों के भीतर की जगहें सामने आ गईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सभी को निराशा हुई। रोहन का माथा सिकुड़ गया। पहले जो खतरे की आभा महसूस हो रही थी, वह अब जैसे गायब हो गई थी। सब कुछ अजीब लग रहा था। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बिना सोचे भवनों में मत घुसना, रोहन ने सलाह दी। सभी एक खुले आंगन से होते हुए आगे बढ़े। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। उनके पैरों की आवाज़ गूंज रही थी। सभी चुपचाप चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ें अजीब तरह से गूंज रही थीं। ये जगह सही नहीं लग रही, विक्रम ने कहा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसी पल उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? क्या हुआ? विक्रम किसी जगह को घूर रहा था। अभी एक परछाई निकली थी, उसने कहा। परछाई? कबीर ने कहा, यह मुमकिन नहीं। अगर यहाँ कुछ होता तो हम महसूस कर लेते। बाकियों ने भी सिर हिलाया। मैंने ठीक देखा था, बहुत तेज गति से गई, विक्रम ने गंभीरता से कहा। मैंने भी देखी, रोहन ने कहा। हालांकि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था। क्या साफ दिखा? विक्रम ने पूछा। नहीं, पर रियल आई से भी समझ नहीं आया कि वो क्या था, रोहन ने कहा। ध्यान से देखो, रोहन ने कहा और अपनी शक्ति से भवन को धूल में बदल दिया। कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, रोहन ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक महिला योद्धा चिल्लाई, मैंने देखा। मैं देखा था। सब रुक गए। तुमने भी देखा, दीपशिखा? विक्रम ने पूछा। हाँ, लेकिन साफ नहीं दिखा, उसने धीमे स्वर में कहा। अब तक 3 लोग उस परछाई को देख चुके थे। फिर धीरे धीरे रानी, मोहित, उज्ज्वल, गगन और कबीर ने भी उस परछाई को देखा, पर हमेशा अकेले। कोई 2 लोग एक साथ उसे नहीं देख पाए। सिर्फ रोहन उसे बार बार देख पा रहा था, लेकिन अब तक उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया। सभी के मन में अजीब सा डर समा गया था। क्या ये भूत है? दीपशिखा ने कहा। भूत? योद्धाओं की दुनिया में भूत मतलब आत्माएं होती हैं। वे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही छोड़ सकते हैं, और वो भी अपने हिसाब से घूम नहीं सकती, विक्रम बोला। तो फिर वो क्या था? दीपशिखा कांप उठी। जो भी हो, भूत नहीं हो सकता, विक्रम ने कहा। रोहन चुपचाप चलता रहा। रोहन, तुम क्या सोचते हो? गोलू ने पूछा। शायद भूत ही हो, रोहन ने मुस्कराकर कहा। तुमने देखा क्या? गोलू चौंका। नहीं, बस अंदाजा लगाया, रोहन बोला। धड़ाम, एक दूर की इमारत गिर गई। क्या हो रहा है? सब सतर्क हो गए। रोहन तेजी से उधर भागा। बाकी लोग उसके पीछे। धड़ाम, फिर एक और इमारत गिरी। ऊर्जा की लहरें हवा में फैल गईं। भागो, भीतर से कोई चिल्लाया और कुछ लोग वहां से निकले। वे भी वहां की रहस्य को खोजते हुए आए थे। वे कुछ दूर जाकर रुके और रोहन की टीम को देखने लगे। दमयंती, रानी ने अचानक कहा, उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। सामने जो लोग थे, वे सांप जाति के लोग थे। उनके साथ कुछ मानव योद्धा भी थे, जो शायद तारक अकादमी से थे। चंद्रशेखर, तुम? रानी की आंखों में नफरत थी। वह एक लंबा और ताकतवर नागपुरुष था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। तुम्हें क्या लेना देना? रानी बोली। अभी भी उतनी ही तेज हो, रानी दमयंती। मेरी शादी का प्रस्ताव अब तक स्वीकार नहीं किया, उसने हंसते हुए कहा। सपने में भी नहीं, रानी की नजरें नुकीली हो गईं। रोहन हैरान हुआ। चंद्रशेखर ने रोहन की ओर देखा। ये कौन है? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोहन को पहचान गया था और उसकी आंखों में हल्की चिंता दिखी। उसने पूछा, क्या ये बाहर की दुनिया से आया है? हाँ, रोहन ने नागपुरुष की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसे कुछ दिलचस्प लगा हो। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो धरती से बाहर की दुनिया से आए हैं। दाम ने एक और हंसते हुए अपने कुछ साथियों को आगे आने दिया, जो सब तारक अकादमी से थे। उसने पूछा, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तारक अकादमी से हैं? दाम के बगल में खड़ा छोटा बाल वाला युवक सामने आया और पूछा। सब तारक अकादमियों में छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि अक्सर वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। सप्तम तारक अकादमी, रोहन ने बिना कुछ छिपाए शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ओह, सप्तम अकादमी, युवक और उसके पीछे खड़े साथियों की आंखों में हल्की उपेक्षा झलक उठी। सप्तम तारक अकादमी को सातों में सबसे कमजोर माना जाता था और बाकी अकादमियों के छात्र अक्सर उन्हें कमतर समझते थे। विक्रम और बाकी लोगों के चेहरे इस उपेक्षा से फीके पड़ गए। रोहन की आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं आप किस तारक अकादमी से हैं? तृतीय तारक अकादमी, युवक ने गर्व से जवाब दिया। विक्रम और बाकी सभी की शक्लें बदल गईं।
तृतीय तारक अकादमी सप्त तारक अकादमी में ऊपरी स्तर पर मानी जाती थी, वहाँ के छात्र अक्सर अधिक शक्तिशाली होते थे। आपसे मिलकर खुशी हुई, रोहन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। चूंकि हम सभी ने इस प्राचीन इमारतों के समूह को खोजा है, क्यों न हम साथ मिलकर इसकी खोज करें। युवक ने शांत स्वर में प्रस्ताव रखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, रोहन ने मुस्कराकर कहा। दाम की भौहें तन गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे इन बाह्य मानवों से चिढ़ थी, पर अब टकराव का समय नहीं था। उसकी दृष्टि रानी दमयंती की ओर गई और उसने मानसिक रूप से गठबंधन का प्रस्ताव भेजा। लेकिन रानी ने सिर्फ शांत निगाहों से उसे देखा, होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे गंभीरता से लेने वाली नहीं थी, बल्कि वह अब रोहन पर ज्यादा भरोसा करती थी। उसकी शक्ति कहीं अधिक स्पष्ट थी। विक्रम और अन्य लोगों ने रोहन को बिना बहस के सहमति देते देखा तो वे भी चुप रहे। बहस करने से कुछ नहीं होता, बल्कि रोहन के चेहरे की मुस्कान को देखकर वे अंदर ही अंदर उन तृतीय अकादमी के छात्रों के लिए चिंता कर रहे थे। जरूर कुछ चाल चलने वाला है ये। तुम लोगों ने भी वो काली परछाई देखी थी ना, जो रास्ते में थी? तृतीय अकादमी का नेता पूछ बैठा। क्यों न हम बारी बारी से सवाल पूछें, रोहन ने प्रस्ताव दिया। ठीक है, उसने हामी भरी। तो पहले मैं पूछता हूँ, रोहन ने मुस्कराकर कहा। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों भागे थे? काली परछाई। वह युवक गंभीर हो गया, लेकिन जवाब दिया। ओह, रोहन थोड़ा चौंका। इसका मतलब वह परछाई हमला भी करती थी? विक्रम और अन्य लोग भी हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि परछाई इतनी खतरनाक थी। इतने तीव्र हमले देखकर अब साफ हो गया था कि वो कोई मामूली खतरा नहीं थी। अब मेरी बारी, युवक ने कहा। मैंने ठीक से नहीं देखा, रोहन ने कंधे उचका दिए। युवक, तू तो ऐसे बोल रहा था जैसे सब देख लिया। क्या तुमने कुछ देखा? रोहन ने पूछा। नहीं, युवक ने कहा और मुस्करा दिया। वो परछाई बड़ी चालाक है, साफ देख पाना मुश्किल है, रोहन ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ गौरव, और ये मेरे साथी हैं, गौरव ने अपना दल परिचित कराया। मैं रोहन हूँ, और ये है मेरे साथी, रोहन ने विक्रम और शेष दल की ओर इशारा किया। साथी, विक्रम और बाकी सबने बिना किसी हाव भाव के चेहरे के साथ रोहन की ओर देखा। रोहन, तुम्हारा नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, गौरव ने भौहें सिकुड़ी। उसके एक साथी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अरे, तुम वही हो जो तारक रैंकिंग में आया था, विलक्षण प्रतिभा। गौरव की आंखें चमक उठीं। बस नाम का तमगा है, सीनियर। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, रोहन ने नम्रता से कहा। बिल्कुल, यही सोच होनी चाहिए। हमारी तृतीय तारक अकादमी में कई विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो तुमसे भी आगे हैं। अगर तुमने हमारी अकादमी ज्वाइन की होती तो और मौके मिलते, गौरव ने अफसोस जताया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोहन ने सिर झुकाया। तो ये जो लोग हैं, ये आपके सीनियर होंगे? गौरव ने विक्रम की ओर देखा। अब वह मान बैठा था कि रोहन नए छात्र हैं और असली ताकतवर लोग पीछे खड़े हैं। हाँ, ये है हमारे सीनियर सप्तम अकादमी से, और ये है हमारे दल के नेता, सीनियर विक्रम। ये अकेले ही कई उच्च श्रेणी के सम्राट स्तर के तारा बीस्ट को हरा सकते हैं। विक्रम, क्या सच में इसकी बात मेरे बारे में हो रही है? उसने रोहन की ओर देखा, जिसने उसे संकेत दिया, और तब जाकर उसे बात समझ में आई। अब सारी नज़रें उसी पर थीं। रोहन, क्या तुम सच में गंभीर हो? गौरव चौंक गया, लेकिन संदेह से विक्रम की ओर देखने लगा। आपकी शक्ति देखकर आश्चर्य हुआ। नहीं नहीं, रोहन तो बस बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। मेरी शक्ति इतनी नहीं है, विक्रम ने तुरंत विनम्रता दिखाई। हमारे नेता तो हमेशा विनम्र रहते हैं, रोहन ने मुस्कराते हुए कहा। नेताजी, यहाँ बहुत खतरा है। क्यों न हम गौरव जी के साथ मिलकर इस परिसर की खोज करें? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, विक्रम ने धीरे से सिर झुकाया। थोड़ी चर्चा के बाद सभी ने प्राचीन इमारतों के परिसर में प्रवेश करने का निश्चय किया। बाहर तो वे सुरक्षित थे, लेकिन भीतर जाकर ही असली रहस्य सामने आ सकते थे। सावधान रहिए, वह काली परछाई कहीं से भी आ सकती है, गौरव ने चेताया। विक्रम और बाकी लोग और सतर्क हो गए। परिसर के भीतर चारों ओर टूटे फूटे भवन, ढही हुई दीवारें और रहस्यमयी सन्नाटा फैला था। ये इमारतें बड़ी झंझट वाली हैं। दाम झुंझलाया और एक दीवार पर हथेली मार दी, वो दीवार धूल में बदल गई। कृपया भवनों को नष्ट न करें, हम इनसे कोई शिलालेख या जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव ने भौहें सिकोड़ते हुए टोका। दाम थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर फिर बोला, हमारा तरीका काम नहीं कर रहा। मैं अपने सैनिकों को फैला देता हूँ, हमारे पास उष्ट सर्प नगर में लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें सावधान रहने के लिए कहिए। कुछ अजीब लगे तो तुरंत आवाज लगाएं, गौरव ने हामी भरी। दाम ने आदेश दे दिए। रानी दमयंती के चेहरे पर चिंता थी, ये साधारण नागयोद्धा अगर उस परछाई से भिड़े तो शायद कोई न बचे। पर वो उसके राज्य के नहीं थे, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकी।
रोहन सब देख रहा था और जान गया कि गौरव इन नागयोद्धाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सावधान रहो, विक्रम ने अपने दल को मानसिक संदेश भेजा। खोज दोबारा शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए कुछ विशेष नहीं मिला। दूर से अचानक एक चीख आए। गौरव और उसके दल ने बिना देरी के आवाज की दिशा में दौड़ लगाए। रोहन भी पीछे नहीं था। चीख की जगह पहुंचते ही देखा एक नागयोद्धा जमीन पर पड़ा था, आंखें डर से फैली हुई और प्राणहीन। मारा गया है, गौरव ने उसकी जांच की और गंभीरता से बोला। पहली बार किसी की मौत हुई थी और ये खतरा अब और भी गंभीर साबित हो रहा था। रोहन ने अपनी वास्तविक दृष्टि सक्रिय की और मृत शरीर को देखा। उसने देखा, नागयोद्धा के मस्तिष्क में एक ठंडी, विलीन होती हुई शक्ति बाकी थी। तभी उसके माथे से एक बुलबुला उभरा। छाया शक्ति गुना 10। छाया शक्ति। रोहन चौंका, उसमें एक नई, रहस्यमयी शक्ति प्रविष्ट हो गई थी। उसकी आंखें चमक उठीं। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है आगे क्या मोड़ आने वाला है इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए रोहन गॉड ऑफ लिमिटलेस स्ट्रेंथ सीजन 3 के आने वाले एपिसोड्स के साथ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा रिएक्शन मुझे अगला चैप्टर और भी जोश के साथ लिखने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए जुड़े रहिए और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनिए।